हेलो एवरीवन। आज मैं अंग्रेजी में हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन के एक महत्वपूर्ण नियम को लेकर आया हूं, जिसे आप कंडीशनल सेंटेंस के नाम से जानते हैं। कंडीशनल सेंटेंस एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का बनने वाला वाक्य है। जैसा कि आप सभी को पता है कि बोली जाने वाली या लिखी और पढ़ी जाने वाली जितनी सेंटेंसेज होती हैं वो केवल 3 प्रकार की होती है। एक सिंपल सेंटेंस, दूसरा कंपाउंड सेंटेंस और तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अर्थात जो भी सेंटेंस आपके सामने है वो या तो फिर सिंपल सेंटेंस का होगा, या कंपाउंड सेंटेंस का होगा, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का होगा। सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस यानी संयुक्त वाक्य, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी मिश्रित वाक्य। सिंपल सेंटेंस बिना किसी क्लास के होता है, और यह भी आप कह सकते हैं कि बिना किसी क्लास को, बिना किसी कंजक्शन के प्रयोग किए गए सेंटेंस, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई क्लास न हो और कोई कंजक्शन से क्लास को जोड़ा न गया हो, वह सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होगा। और जिन सेंटेंसेस में कंजक्शन का प्रयोग कर दिया गया हो वह या तो कंपाउंड सेंटेंस होगा या तो फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में अंतर करने के लिए आपको कंजक्शन को समझना आवश्यक होगा। कंजक्शंस जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कोऑर्डिनेट क्लास बनाते हैं, और कोऑर्डिनेट क्लास प्रिंसिपल क्लास के साथ मिलकर कंपाउंड सेंटेंस बनाता है। अर्थात कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। दूसरा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस सबऑर्डिनेट क्लास बनाते हैं, और सबऑर्डिनेट क्लास प्रिंसिपल क्लास के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है। अर्थात सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का प्रयोग करने से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। इस तरह आप स्पष्ट कर सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस सिंपल है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है और कौन सा कंपाउंड है। सिंपल सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस बनाने के वीडियोस सिंथेसिस में आपको डिटेल में मिलेंगे। सिंथेसिस से रिलेटेड वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी है, यदि आपने नहीं देखा तो उसे आप देखें और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करें। आज हम यहां जिस सेंटेंस की बात करेंगे वह एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एक हिस्सा है, जिसे हम कंडीशनल सेंटेंस के नाम से जानते हैं। कंडीशनल सेंटेंस इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, कंडीशनल सेंटेंस को दूसरे रूप में एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन के रूप में जाना जाता है। कंडीशनल सेंटेंस के लिए वाक्यों में 2 उपवाक्य बनते हैं। 2 उपवाक्यों को मिलाकर एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस तैयार होता है। कंडीशनल सेंटेंस में 2 पार्ट होंगे। एक क्लॉज होगा जिसमें शर्त प्रकट की जाती है, और दूसरा उपवाक्य जो होगा उसमें परिणाम व्यक्त किया जाता है। कंडीशन को व्यक्त करने के लिए यदि अगर जैसे शब्दों का प्रयोग हिंदी में किया जाता है जिनके लिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंडीशन के लिए प्रयोग किए जाने वाले कंजक्शंस 3 तरह के हैं। इफ, अनलेस, अनलेस को नेगेटिव सेंस में इफ का नेगेटिव अनलेस, एंड इन केस, ये कंडीशन व्यक्त करने वाले कंजक्शन है। आप सभी को यह भी जानना आवश्यक है कि जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के वाक्य बनते हैं तो उसमें 2 क्लॉजेज होती है, एक प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज ही जो है वह नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्ब के क्लॉज के रूप में आता है। और ये जो कंडीशनल सेंटेंस है, ये कंडीशनल सेंटेंस एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन के रूप में प्रयोग होता है, और इसमें
कंजक्शन के साथ जिस क्लास का को बनाया जाएगा उस क्लास को सबऑर्डिनेट क्लास, और जो विदाउट कंजक्शन होगा उसे प्रिंसिपल क्लास कहते हैं। और प्रिंसिपल क्लास की क्रियाओं के अनुसार ही, मुख्य क्रिया के अनुसार ही सबऑर्डिनेट क्लास की क्रिया का प्रयोग किया जाना चाहिए। दिस इज द इंपॉर्टेंट रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर। सेंटेंस बनाते समय आपको यह सावधानी बरतनी होगी कि, और इस नियम को जानना आवश्यक होगा कि किस सेंटेंस को बनाते समय किस क्लास के अनुसार दूसरे क्लास को या दूसरे क्लास की क्रिया को परिवर्तित किया जाए। इन्हीं सब कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं को, पॉइंट्स को लेकर मैं आप सभी के सामने आज कंडीशनल सेंटेंस लेकर आया हूं। इसे आप ध्यान से समझें। कुछ चीजों को मैंने बोर्ड पर नियमों को शार्ट करके आपको समझाने का प्रयास किया है, और साथ ही उसके एग्जाम्पल दिया है, उसे आप देखें और समझने का प्रयास करें। सबसे पहले आप देखें, कंडीशनल सेंटेंस जो है उसे शर्त प्रकट करने वाला वाक्य कहा जाता है। शर्त प्रकट करने वाले वाक्य जो होते हैं उसमें दो पार्ट होंगे, एक होगा शर्त प्रकट करने वाला उपवाक्य और दूसरा होगा परिणाम प्रकट करने वाले उपवाक्य। शर्त प्रकट करने के लिए यदि का प्रयोग हिंदी में यदि और अगर, और परिणाम के लिए तो का प्रयोग किया जाता है। यदि के लिए इफ और इनकेस अफर्मेटिव में, और नेगेटिव सेंटेंस में अनलेस का प्रयोग किया जाता है। इसे आप ध्यान देंगे कि ये नेगेटिव सेंटेंस में प्रयोग होने वाला कंजक्शन है। जैसे हमने एक एग्जांपल यहां दे रखा है कि यदि वह यहां आएगा तो मैं उसे पढ़ाऊंगा। इसमें दो पार्ट हैं, एक इधर यदि वह यहां आएगा और दूसरा है तो के बाद मैं उसे पढ़ाऊंगा। और इसका अनुवाद बनाते समय आपको मुख्य रूप से 4 पॉइंट को अपने दिमाग में रखने की जरूरत है, जिसमें सबसे पहला है कि यदि शर्त प्रकट करने वाला वाक्य, शर्त वाला जो वाक्य है उसके अनुसार पूरा टेंस प्रभावित होता है, तो शर्त यानी यदि वाला जो सेंटेंस है या क्लॉज है, यदि ये प्रेजेंट टेंस में है तो जब आप ट्रांसलेशन बनाएं तो ये जिस टेंस में रहता है उसी टेंस में आपको बना देना है, कोई परिवर्तन नहीं करना है। और इधर जो है तो वाला उपवाक्य जो है उसमें भी टेंस परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जैसा कि आपने देखा, यदि वह यहां आएगा तो मैं उसे पढ़ाऊंगा। ये कंडीशनल सेंटेंस का जो पार्ट है, ये पहला क्लास जो है ये फ्यूचर टेंस में है, और ये फ्यूचर टेंस का जो क्लास है उसके लिए रूल अगला है, उसे आप ध्यान से देखेंगे। जैसे रूल नंबर सेकंड है फ्यूचर टेंस में, यानी यदि ये कंडीशनल सेंटेंस फ्यूचर टेंस में है तो जब आप इसका ट्रांसलेशन करें हिंदी टू इंग्लिश बनाने के लिए आपको यह ध्यान देना होगा कि यह सेंटेंस भले ही फ्यूचर टेंस में दिखता है, लेकिन अनुवाद बनाते समय आप इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, और ये परिणाम यानी तो वाला जो वाक्य है उसे आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। इसी तरह यदि ये शर्त वाला जो वाक्य है यदि ये पास्ट टेंस की ओर इंगित करता है, तो पास्ट टेंस वाले वाक्यों में आप कंडीशनल सेंटेंस में हैड के साथ थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब थर्ड का प्रयोग करेंगे, और यदि ये तो वाला वाक्य जो है उसमें वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये आपको ध्यान देना है कि यदि ये पास्ट टेंस में है, कंडीशनल सेंटेंस का वाक्य पास्ट टेंस में है, यानी कंडीशन व्यक्त करने वाला उपवाक्य यदि पास्ट टेंस में है तो उसमें हैड का प्रयोग प्लस वर्ब थर्ड करेंगे, और तो वाले वाक्य में वुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाएगा। इसी तरह फोर्थ पॉइंट है कि जब ये अनफुलफिल कंडीशन हो, कभी कभी शर्त ऐसी जो अनफुलफिल हो यानी अपूरित, फर्जी वाक्य जिसे कहते हैं, यदि इस तरह के वाक्य हैं तो उनका ट्रांसलेशन करते समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, यहाँ एस लिखा है मैंने, इसका मतलब है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ आप वर्ब, यहाँ ध्यान देना है कि वर्ब का प्रयोग प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ होता है, लेकिन जब ये अनफुलफिल कंडीशन होती है तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग करना चाहिए।
और तो वाले वाक्यों में वुड और शुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है। वुड या शुड लेंगे, उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे। ये आपका फार्मूला है, यानी पूरा कंडीशनल सेंटेंस बनाते समय यदि आपके दिमाग में ये 4 बिंदु हैं तो आप कंडीशनल सेंटेंस में गलतियां नहीं कर सकते हैं। इससे संबंधित कुछ सिंटैक्स के क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी इसके कुछ सेंटेंसेस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसमें भरने के लिए दिया होता है एक क्लास में क्रिया भरी रहती है और दूसरे क्लास की क्रिया भरनी होगी, या दूसरे क्लास की क्रिया भरी है और पहले क्लास की क्रिया भरनी होगी। इसका मतलब आपको ये ध्यान देना है कि पहले क्लास की क्रिया दूसरे क्लास की क्रिया के अनुसार और दूसरे क्लास की क्रिया पहले क्लास की क्रिया के अनुसार चलेगी। इसमें 4 तरह के सेंटेंसेस बनेंगे जिसका फॉर्मेट मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। आप इसे थोड़े में ही इन 4 बिंदुओं को दिमाग में रखने का प्रयास करें तो आपको कंडीशनल सेंटेंस से होने वाली समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, या कंडीशनल सेंटेंस से संबंधित समस्याओं का आप बड़े आराम से हल निकाल लेंगे। अगला आप देखिए, मैंने कुछ एग्जांपल्स दे रखा है, जब आप इनको बनाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। मैं इस जो है रूल को अब आपके सामने से हटा दूं और यहां मैं ट्रांसलेशन बनाकर आपको आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। आप चाहें इसकी स्क्रीनशॉट आप लेकर के अपने सामने रख ले, वैसे मैं इन सब के रूल्स को आपके सामने रखता रहूंगा और समझाने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करूंगा कि आप सभी को ये सब समझ में आए। इसी बीच में आप सभी यदि मेरे YouTube चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को भी दबा के रखिए ताकि आपको नई वीडियोस ग्रामर से संबंधित मिलती रहे और आपका कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करने में सफल हूं। इसलिए आइए मैं आप सभी को इस एग्जांपल की ओर लेकर चलता हूं। जैसे सबसे पहला एग्जांपल तो मैंने यहाँ लिखा है, यदि वह यहाँ आएगा तो मैं उसे पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले आप इसे बनाएंगे, ये किस टेंस में है तो आप देखेंगे कि ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। इसे आप बनाएंगे तो होगा इफ ही, क्योंकि आपने रूल में देखा कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है लेकिन इसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, इसलिए इफ ही कम्स हियर कामा आई शैल टीच यू, सॉरी टीच हिम, उसे। इसी तरह नेक्स्ट यहां पर मैंने जो सेंटेंस रखा है इसको आप देखेंगे, यदि वह कमजोर है तो उसे सख्त परिश्रम करना चाहिए। ये सेंटेंस जो है आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस में है। प्रेजेंट टेंस का रूल है कि यदि कंडीशनल सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो तो इसका अनुवाद बनाते समय ये जिस टेंस में है उसी में बनाइए और ये भी जिस टेंस में है उसी में बनाइए। अर्थात ये हो जाएगा इफ ही इज वीक कॉमा he must work hard। इसी तरह सेकंड को आप देखेंगे तो यदि तुम परिश्रम करोगे तो तुम पास हो जाओगे, तो हो जाएगा इफ, ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, ये इस तरह का एग्जांपल है तो आप इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे तो हो जाएगा इफ यू वर्क हार्ड you will pass। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन को आप देखिए, यदि मोहन कठिन परिश्रम करता तो पास हो जाता। यहां आप देखेंगे कि करता यानी पास्ट टेंस की बात हो रही है, यानी उसने परिश्रम नहीं किया वो फेल हो गया, इसलिए पास्ट टेंस में आपको फार्मूला मिला है कि ये हैड के साथ थर्ड फॉर्म होगा, यानी इफ मोहन हैड worked hard, comma he would have passed। would have के साथ थर्ड फॉर्म। फार्मूले को आप फॉलो करेंगे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट आप देखें,
ये है अनफुलफिल कंडीशन का एग्जाम्पल। यदि मैं चिड़िया होता तो उड़ जाता। ये एक अपूरित और फर्जी वाक्य है। तो जब आप इसे बनाएंगे तो इसमें आपने फार्मूला पढ़ा कि इफ, उसके बाद सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल नंबर का वर्ब प्रयोग करेंगे। इफ आई वर बर्ड, कॉमा आई वुड या शुड का प्रयोग करेंगे, फ्लाई अवे। इस तरह से आपने देखा कि प्रत्येक सेंटेंस में दो दो क्लासेस हैं और दोनों क्लासेस में एक दूसरे की क्रिया एक दूसरे के अनुसार प्रभावित हो रही है और प्रयोग की जा रही है। ये महत्वपूर्ण पार्ट है जिसे आपको समझने की जरूरत है। साथ ही इसमें एक और जो है वो मुख्य बिंदु है जिसे आपको ध्यान रखना चाहिए कि कभी कभी इफ की जगह इन केस अफर्मेटिव में और अनलेस नेगेटिव में प्रयोग किया जाता है, वह सेंटेंस कंडीशनल का ही होता है। और कभी कभी इफ के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग की जाने वाली क्रिया को पहले प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे प्रेजेंट टेंस में इफ के स्थान पर शुड का प्रयोग किया जाता है, यानी इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, शुड ही विथ कॉमा यू मस्ट वर्क हार्ड। या इसमें भी प्रेजेंट टेंस का ही ये भी सेंटेंस बन रहा है, इसलिए इसमें भी आप शुड का प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ हैड की जो क्रिया है इफ की जगह हैड का प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ वर जो है वो इफ की जगह वर का प्रयोग किया जा सकता है, यानी इसको आप बनाएंगे तो होगा वर आई बर्ड, वर आई ए बर्ड, कामा आई वुड फ्लाई अवे। या हैड मोहन वर्कड हार्ड, जब ये क्रिया पहले आ जाएगी इफ के प्लेस पर आ जाएगी तो एक नया सेंटेंस के रूप में स्वरूप बदल जाता है, सेंस और मीनिंग सेम होती है। इस तरह से इन सेंटेंसेस को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को कंडीशनल सेंटेंस के एग्जांपल्स और इसके रूल्स अच्छे से समझ में आए होंगे और आप अब आगे से अपने क्वेश्चंस को अच्छे से हल करने में समर्थ पाएंगे। इन्हीं सब उम्मीदों के साथ आप सभी से पुनः एक बार अनुरोध करते हुए कि आप मेरी वीडियो यदि आपको अच्छी लग रही है तो आप इसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत